people used to know me because I was my father's daughter. तो मुझे बचपन से वो एक अटेंशन या उसकी आदत थी इन अ वे. वो क्या है समझ में आना या आई डोंट नो इफ आई वाज रियली अंडरस्टैंडिंग इट, बट द आइडिया दैट यू आर बीइंग वॉच्ड और यू आर sort of popular was something that I was familiar with. So I feel like Alia has broken that, and Kareena has broken that, and Deepika is breaking that, and I'm so glad that that's happening. So many women have gone into natural pregnancies, come back and then done so much more work. There's a bunch of people who had come to see the shooting. Now they had no idea heroine कौन है, क्या शूट चल रहा है, कुछ नहीं. उनको सिर्फ पता था यहाँ पे शूट चल रहा है बस. यार मेरा लाइसेंस नहीं दे रहे थे, मुझे इस विंडो से उस विंडो भेज रहे थे, तो मेरा एक बार दिमाग हट गया. तो मैंने यही किया, मैंने एक बहुत फैंसी ड्रेस पहनी और बहुत अच्छे ब्लो ड्राई करवा के आई बाल, और मैं आई ऐसे गाड़ी से बाहर उतरी और फिर मैं विंडो पे गई. मैं बोला एक्सक्यूज मी, मेरा लाइसेंस. और सब ऐसे हो गए कि अरे मैम का लाइसेंस ला. Dude, like I'm grown up watching this man, and it's a little pressurizing, and also I was 19 when I was doing this. वो खुद भी अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बात करते हैं कि वो एक शाहरुख खान है जो एक इमेज है उनकी, जो वो एक एक्टर है और स्टार है और सुपर स्टार है, और वो एक है जो वो इंसान है. ये दोनों अलग हैं और ये उनको बहुत अच्छे से पता है. तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था एक्टिंग करनी है, शौक है, छुट्टी में जो शूट छुट्टी में होगा वो. तो मेरी डेट्स का वो प्रॉब्लम होता था. सिर्फ अप्रैल में फिल्म कर सकती हूँ, नवंबर में कुछ दिवाली के दिनों में, दिसंबर में कुछ दिवाली के दिनों में, या वो अप्रैल मई वाली छुट्टी में. तो एंटायर गैंग, सानिया, संजीता, आलिया, प्रियामणि, लहर में हम सब बहुत ही क्लोजली बॉन्डेड है. एक ग्रुप है जिस पे हम लोग रेगुलरली प्लान्स बनाते हैं, एक दूसरे की चीज़ें देखने जाते हैं. ये मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे सारे नाटक देखने आती हैं. Hi, this is Asta Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. Today we have with us someone who is phenomenal in multitasking. मतलब हमने इन्हें टेलीविजन में देखा है, हमने इन्हें एड्स में देखा है, हमने इन्हें फिल्मों में देखा है, हमने इन्हें OTT में भी देखा है, और थिएटर्स तो वो लाजवाब करती हैं. कमाल की एक्ट्रेस तो है ही, साथ ही साथ आई थिंक शी इज एन इनक्रेडिबल वुमन, अ ब्यूटिफुल एंड अ वंडरफुल मदर. वेलकमिंग गिरिजा ओ गुडबोले टू ऑसम टीवी. हाउ आर यू डूइंग? I'm doing really well, and thank you for such a beautiful introduction. You're very kind. You look so beautiful, and I just when I see you wear this comfortable outfit, I feel यार आज तो बातें एकदम comfortable होंगी. बट टेल मी समथिंग, ठीक है. अभी मैं जस्ट थोड़े टाइम पहले ना मैं गूगल कर रही थी आपके ब्रांड के बारे में, एंड उसमें भी मैंने बहुत ऐसे फैंसी अच्छे कपड़े देखे, लाइक गुड वंस. तो आप मुझे बताइए दैट आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो कैसे संभाल लेते हैं इतना कुछ? ऑनेस्टली मेरे ब्रांड से रिलेटेड जो भी काम है वो मेरी दोस्त देखती है. मैं भी पर्सनली इन्वॉल्व हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने एक अपना नाम दे दिया है. राइट फ्रॉम डिज़ाइन टू प्रोडक्शन टू एवरीथिंग मैं बहुत ही हैंड्स ऑन इन्वॉल्व हूँ. लेकिन बहुत सारा ऑपरेशंस का पार्ट वो देखती है. उसका नाम अक्षरा है. हमने वो साथ शुरू किया था, फ्रेश लाइम सोडा. इट्स कॉल्ड द फ्रेश लाइम सोडा एज अ वेबसाइट. बेसिकली मेरा मानना ये था कि हम बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं एज एक्टर्स. तो कॉस्ट्यूम्स नेसेसरीली कंफर्टेबल हो ये ज़रूरी नहीं होता. वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है. अब आपका कॉस्ट्यूम अगर आपको किसी पीरियड ड्रामा में आपको कुछ पहनना है तो वो किस तरह का होगा, या फिर आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए ड्रेस करना है. यू मे नॉट बी वेयरिंग कंफर्टेबल कॉटन लूज फिटिंग एंटी फिट क्लोथ्स ऑलवेज फॉर योर कॉस्ट्यूम. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जब मैं कॉस्ट्यूम चेंज करके घर के कपड़े, मतलब जब मैं शूट पे व्हेन आई चेंज आउट ऑफ माई कॉस्ट्यूम एंड आई वेयर क्लोथ्स दैट आई एम गोइंग टू नाउ वेयर to go home or to travel somewhere else, I want them to be the most comfortable clothes. Because you've spent an entire day, unfortunately for costume, like जवान में हमने वो सारे suits पहने हुए थे and boots and there were these pants and we were strapped with guns and it was not very comfortable honestly to wear for 13 hours shoot पे. तो उसको ख़त्म करके लगता था ना एक लूज कॉटन शर्ट हो, लूज फिटिंग पैंट्स हो, तो मुझे लगता था मुझे ये कपड़े बनाने हैं जो रोज़ पहनने का मन करे, जो कंफर्टेबल हो, जो कॉस्ट्यूम ना हो. तो मेरे सारे कपड़े ऐसे ही है. कॉटन भी बहुत ही सॉफ्ट है, प्रिंट्स भी बहुत ही चिल्ड आउट है. द होल आइडिया इज़ कूल, कंफर्टेबल एंड chic.
So I have always been wanting to wear clothes like these and make clothes like these. So that's how I decided to do Fresh Lime Soda. बट यू नो यू हैव ऑलवेज बिन मल्टीटास्किंग एंड आपके जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं सुने हैं, हर जगह एक इंट्रोडक्शन तो फिक्स रहता है, ये 5 चीज़ें तो बोलती हैं फिल्मों में, थिएटर्स में, OTT में, मतलब इतना कुछ कर लिया है, अब इच्छा क्या है मन में, अब क्या अचीव करना रह गया? यही करते रहना. I don't know if as a person I have a very specific end goal. I want to keep doing what I'm doing better and more. More, so I don't know. I'm happy with what is happening, but I want to keep doing it better. I want to keep getting better at what I do. So better films, better plays, better roles, and a better life. That's more or less the goal. You know, बहुत सारे लोग ना वो गिरिजा को जानते हैं जो सैवलॉन की एड में आती थी. आज भी बताया आपके मिलने से पहले मैं बोलती एक बार वो एड देख लेती हूँ मैं, यहाँ पे जिब्रान भी है उसमें, एंड मतलब हमेशा से मतलब यू नो आपको हमने एड्स में देखा है. शुरुआत से बात करते हैं, ठीक है. आई थिंक यू वर 11-12 व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ. Yeah, 10-11 I think. ठीक है. तो उस वक्त आप इंटेलिजेंट भी काफ़ी थी, ठीक है, पढ़ाई में यू वर क्वाइट इंटेलिजेंट. तो You've done your research. सो यू वर लाइक क्वाइट इंटेलिजेंट. ओके, तो कब मन हुआ कि यार आई वांट टू गो इनटू एक्टिंग, या किसी ने आपको ऐसे देख के बोला ये एक्ट्रेस मटीरियल? ऑफ कोर्स डैड तो एक्टर है ही, बट ऐसा कब हुआ और कब मन हुआ? यार मैं सच बताऊँ, क्योंकि मेरे डैड एक्टर है और वो मराठी थिएटर में काम करते हैं, प्राइमरीली मराठी थिएटर में काम करते हैं और मराठी टेलीविज़न पे भी, तो ये अज्यूम कर लिया जाता था कि मैं एक्टिंग ही करूँगी. तो बहुत बार ऐसे बातों में होता था कि हाँ तू तो यही करेगी. तो बचपन में ना मुझे मैंने कभी एक्टिंग की नहीं थी, कभी कैमरा के सामने मैं खड़ी नहीं हुई थी. मुझे नहीं पता था इस प्रोफेशन में क्या चैलेंजेस होते हैं, और बच्चे बहुत सिंपलिस्टिकली देखते हैं ना चीज़ों को. एक एरा होता है जब उनको वो GI जोज, मतलब मेरे बचपन में तो GI जोज होते थे, अब खैर मार्वल और बाकी सारे सुपर हीरोज़ होते हैं. तो बच्चों को लगता है कि मुझे आर्मी में जाना है और मुझे स्नाइपर बनना है. मेरा बेटा भी कहता था. तो एक बार मैंने उससे कहा कि बेटा जो स्नाइप करता है वो स्नाइप हो भी सकता है ना, कोई और भी तुम्हें स्नाइप कर सकता है. तो उसको लगा ओह नहीं फिर मुझे नहीं बनना. सो इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड. आपको लगता है कि एक्टिंग ये प्रोफेशन है जिसमें आपको मेकअप लगाना होता है, फिर आपको प्रिटी कपड़े पहनने होते हैं और फिर आपको पेड़ों के इर्द गिर्द नाचना होता है. तो मुझे लगता था कितना स्टूपिड प्रोफेशन है, इसमें क्या है. क्योंकि मैं तो एज यू सेड इंटेलिजेंट थी ना, मेरा तो क्लास में पहला दूसरा नंबर आता था. तो जब बहुत छोटी थी तो मुझे लगता था कि इट इज़ बिलो मी टू से दैट मैं एक्टर बनूंगी. तो मैं लोगों को करेक्ट करती थी कि एक्सक्यूज मी, नो, आई विल डू समथिंग एल्स, I will do something more important. So, but I was very young when I used to say that. And slowly as I grew up, obviously one realizes कि it's not as easy as it looks. पहली बात. और दूसरी बात, जब मैंने पहली बार करने की कोशिश की तब तो मुझे समझ में आ ही गया कि ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं है. तो मैंने एक पृथ्वी थिएटर का बच्चों का वर्कशॉप होता है, समर टाइम पृथ्वी नाम से, बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं. तो उसमें मैंने नीरज कबी का एक वर्कशॉप किया था, जिसमें पहली बार मुझे कुछ लाइनें बोलनी थी और कुछ एक तरह का वॉइस की वो एक्सरसाइजेस करवा रहे थे, और एक रिदम था स्पीच में जो मैं कर नहीं पा रही थी इतनी आसानी से, जैसे झटके से मुझे लग रहा था मैं कर लूँगी. तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये बिल्कुल आसान नहीं है, एंड आई फेल्ट वेरी चैलेंज्ड. सो आई थिंक दैट इज़ व्हेन आई फर्स्ट थॉट ऑफ इट so much more seriously than I did before. So पहले जब पापा की बेटी है तो एक्टिंग करेगी बोलते थे तो मैं इंसल्टेड फील करती थी कि एक्सक्यूज मी, मैं फर्स्ट आती हूँ मेरी क्लास में, व्हाट डू यू मीन एक्टिंग करेगी. तो फिर लोग कहते थे फिर तेरे पापा भी तो एक्टर है, लेकिन फिर मैं कहती थी लेकिन वो डॉक्टर भी तो है, क्योंकि वो क्वालिफाइड डॉक्टर है और फिर उन्होंने एक्टिंग की है. तो मुझे लगता था नहीं, उन्होंने तो प्रूव कर दिया कि वो स्मार्ट है, फिर उन्होंने चॉइस से एक्टिंग की है, ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर ही पढ़ नहीं पाए. तो मेरे बहुत अजीब से विचार थे उस वक्त. बट मच लेटर व्हेन इट केम टू अ पॉइंट ऑफ डिसाइडिंग ये करना है या नहीं करना है, आई डिड फिनिश माई बायोटेक्नोलॉजी. आई कुड नॉट लीव माई स्टडी. सो मैंने मेजर किया बायोटेक्नोलॉजी में और फिर फुल टाइम एक्टिंग शुरू की. बट यू यूज्ड टू स्टडी एंड यू यूज्ड टू ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली एक्ट. तो वो कितना डिफिकल्ट होता था टैकल करना, बिकॉज आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं एक साइड, विच इज़ टोटली नॉर्थ एंड साउथ वाली सिचुएशन हो गई है. तो कैसे मैनेज करते थे आप? आई डोंट नो आई डोंट नो हाउ ओल्ड यू आर. सो मुझे अब हमारी जनरेशन बोलना, तुम तो बहुत यंग लगती हो, तो बट मेरे बचपन में ना डिफ़ॉल्ट सेटिंग पढ़ाई की होती थी बच्चों की, उसके बाद सब कुछ. तो पढ़ाई पे कभी वो नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था.
सो अभी जैसे मैं सुनती हूँ कई बार कि यार वो स्कूल मिस करवा दिया बिकॉज ना ये एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है हाँ मेरी मम्मी मुझसे कभी नहीं करवाती। आई हैव इंटरव्यूड अ स्टार किड एंड उन्होंने अभी वही बोला था रिसेंटली दैट आई हैव लर्न डॉजिंग स्कूल एंड डूइंग एक्टिंग टुगेदर, और कितनी बार तो मैं स्कूल मिस करती थी। तो हाँ, ये चीज़ें अभी होती हैं। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था एक्टिंग करनी है, शौक है, छुट्टी में जो शूट छुट्टी में होगा वो। तो मेरी डेट्स का वो प्रॉब्लम होता था, सिर्फ अप्रैल में फिल्म कर सकती हूँ, नवंबर में कुछ दिवाली के दिनों में, दिसंबर में कुछ दिवाली के दिनों में, या वो अप्रैल मई वाली छुट्टी में। उसमें बहुत सारा शूटिंग नहीं होता अप्रैल मई में, बहुत धूप होती है। तो मेरा क्राइटेरिया ये होता था कि जो करना छुट्टी में करना है, स्कूल मिस नहीं होगा। तो एक कुछ पैचवर्क के लिए मुझे याद है मेरा कॉलेज मिस होना था, तो मेरी माँ ने इतना बड़ा वो किया था कि कॉलेज मिस करके शूट कैसे करी। तो मैं शूट करके आके प्रैक्टिकल्स करती थी या प्रैक्टिकल से शूट करने जाती थी। ये सब मैंने बहुत किया है। उस ज़माने में मैं थिएटर बहुत करती थी, तो मैं दिन भर कॉलेज अटेंड करके फिर शोज़ के लिए जाती थी। बट पढ़ाई वॉज नेवर अ ऑप्शन, इट वॉज डिफ़ॉल्ट। वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जैसे आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, खाते हो थोड़ा सा, वैसे पढ़ाई करते हो। पढ़ाई इज़ पार्ट ऑफ दैट रूटीन। पढ़ाई इज़ नॉट आज मन किया तो पढ़ाई कर ली, इट इज़ नॉट दैट। तो मैं ऐसे ही बैकग्राउंड से आती हूँ, या मैं ऐसे टाइम से आती हूँ शायद, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता था ग्रेजुएशन तो पूरा करना ही है, मतलब उसमें कोई चॉइस ही नहीं है, ये तो कर, डिग्री तो चाहिए, डिग्री तो बस वो तो चाहिए। तो मेरे पास आई डोंट थिंक, तो मैंने उसको डिफ़िकल्टी की तरह देखा, क्योंकि अब आप उसको ऑप्शन की तरह देखते हो तो फिर आप एक चीज़ ड्रॉप करने की सोच भी सकते हो। मैं ये सोच ही नहीं पाती थी कि मैं पढ़ाई ड्रॉप कर सकती हूँ, ये चॉइस ही नहीं था मेरे पास, ये ऑप्शन ही नहीं था। तो फिर पढ़ाई के साथ जो मैनेज हो सकता है वो करो, उसके लिए थोड़ा सा बेंड बैकवर्ड्स करना पड़े तो करूँगी, क्योंकि मुझे करना है ना, ये भी करना है, वो भी करना है। तो तुम्हें करना है तो फिर तुमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मेहनत। अच्छा बेटा तुम्हारा शूट है तो फिर तुम कॉलेज मिस कर दो, ये तो कभी कॉन्वर्सेशन नहीं था ना। सो अब क्या करोगे? वाओ, that's so good. I mean, you know, आपने दोनों मैनेज किया एंड बहुत अच्छे से मैनेज किया। बट when was the first time you realized that oh I'm famous, I'm getting lot of attention from people? या कोई आ गया होगा ऑटोग्राफ, उस टाइम पे तो ऑटोग्राफ्स काफ़ी चलते थे, ऑटोग्राफ लेने, कब हुआ था ये? Now that you're asking me, there are two incidences that have stayed with me. So my father was very popular in the areas that I lived in. बहुत मराठी populated areas में मैं एकदम बचपन से रही हूँ। फिर मैं fortunately मुंबई आ गई, तो वहाँ बहुत cosmo environment था है। But मैं before I started doing any kind of work in the media, people used to know me because I was my father's daughter. तो मुझे बचपन से वो एक अटेंशन या उसकी आदत थी इन अ वे। वो क्या है समझ में आना, या आई डोंट नो इफ आई वाज रियली अंडरस्टैंडिंग इट, बट द आइडिया दैट यू आर बीइंग वॉच्ड और यू आर sort of popular was something that I was familiar with. One very interesting incident that I felt has initially only in my career changed my entire perspective about fame was when I was shooting for my first film. I was 15 years old. My mother was with me on the set. It was a film that we were shooting in interiors of Maharashtra, and there was a bunch of people who had come to see the shooting. Now they had no idea heroine कौन है, क्या शूट चल रहा है, कुछ नहीं, उनको सिर्फ पता था यहाँ पे शूट चल रहा है बस। और फिर एक छोटा से रोड साइड पे शेड था जहाँ पे हमारे लिए बैठने के लिए इंतज़ाम किया था, बिकॉज हम रास्ते पे शूट कर रहे थे। तो वहाँ पे, और आई एम टॉकिंग अबाउट 2003, so no vanity vans, no tamjham, very basic setup. So we were sitting in one little patre ka shade, me and this co-actor of mine, and we were whatever like sitting there, not doing nothing. And slowly people started realizing कि इनको यहाँ बिठाया तो हम यहाँ पे जाके इनसे बात कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करते ना वहाँ भीड़ जमा हो गई। और फिर किसी के पास पर्चा था, किसी के पास नहीं था, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा था, नहीं मांग रहा था, उनको they just wanted to get a glimpse of us। तभी तो फ़ोन भी नहीं थे, कैमरा फ़ोन्स भी नहीं थे। एंड फिर वहाँ पे एक जमावड़ा हो गया और लोग झगड़ा करने लगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। बेसिकली लाइक किसी चीज़ में भीड़ जब जमा हो जाती है तब कैसा हो जाता है। तो और ऐसा सब हुआ, और फिर फाइनली हमारा एक एडी आया, उसने हमें वहाँ से बाहर निकाला। तो हम जब निकल रहे थे तो मेरे कान पे ये कॉन्वर्जेशन पड़ा रही है, इतना फ़नी है। एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा कौन रहे तिकड़े, विच इज़ कौन है उधर। तो दूसरे ने कहा माल का माहित, विच इज़ मुझे नहीं पता। तो पहले ने कहा मग कशाला धावती, तो क्यों भाग रहा है। तो कहते हीरोइन ही है, हीरोइन ही बगैर गेल। तो बेसिकली उनको कुछ नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं क्यों हूँ वहाँ पे,
उनको सिर्फ किसी ने बोला यहाँ हीरोइन है तो वो भाग के देखने चले गए, which made me think, am I famous, or the idea of seeing a heroine is famous? Is that my credit? Not really. How famous am I right now? I don't know if I am at all. So fame is very relative like that. It's very interesting where you are and what you're doing. And I tell this to so many people that if I go to an office to get some work done, and if I'm wearing whatever normal clothes I'm wearing, and if I go with everybody and stand in one line, nobody's going to look at me twice. They might have seen me on some media just 2 minutes before this, but they're not going to recognize me. The moment I get out of my car, like a fancy car, and I open the door and my hair goes out flying, and I take my big Audrey Hepburn glasses out, and they'll be like, "Kaun hai re?" It's perception. So, or then you are Amitabh Bachchan. matlab, it's a stupid example, but or then you're somebody so iconic like him that no matter where you go, you're not going to be able to do anything but get recognized. So I find this idea of being famous very interesting, where how much you want to take it to heart is an interesting question. You should keep asking yourself, no matter how popular you become. I think it's a question that you have to keep asking yourself कि मैं इसको कितना seriously लूँ, इस fame को. There is one corner of the world where nobody knows you, and there will always be, unless, like I said, you're Tom Cruise or Amitabh Bachchan, or you do Big Boss, and then you go outside in a small town in Tanzania, and nobody will know you. You are still not. So, what is fame really? It is, you're also always in places where people know you, no? So वहाँ पे it's different. And then you go to other places where nobody knows you. So मैं भी जो नाटक कर रही हूँ उस थिएटर ग्रुप में, और ये तो नाटक करने वाले बच्चे हैं सारे, और बच्चे हैं क्योंकि वो सच में बहुत छोटे हैं मुझसे, जिसमें से 2 लोगों को पता है मैंने नाटक किए हैं, कौन से किए हैं, उन्होंने मेरे बहुत सारे नाटक देखे हैं, मेरा काम देखा है. तो जब वो मुझसे बात करने आए पहली बार, तो वो ऐसे थे कि वाओ यार, सो कूल, यू नो, वी वर सो अमेज्ड दैट यू डिसाइडेड टू डू अनदर प्ले व्हेन यू जस्ट ओपनड वन, एंड वी वर लाइक मज़ा आएगा काम करने में. और उनके बगल में 2 लड़के खड़े थे, वो उनसे पूछ रहे थे क्या किया इन्होंने इन दैट सेम ग्रुप. So it's funny because you can't let it get to your head. You also cannot assume कि people don't know you. I think you don't let it get to your head. It's again as you said that, you know, अगर आप चाहो, अगर आप ऐसे goggles पहन लो या आप ऐसे गाड़ी से उतरो, वो भी करते हैं. हाँ, so यार मेरा लाइसेंस नहीं दे रहे थे, मुझे इस विंडो से उस विंडो भेज रहे थे, तो मेरा एक बार दिमाग हट गया, तो मैंने यही किया, मैंने एक बहुत फैंसी ड्रेस पहनी और बहुत अच्छे ब्लो ड्राई करवा के आई बाल, और मैं आई ऐसे गाड़ी से बाहर उतरी और फिर मैं विंडो पे गई और मैं बोला एक्सक्यूज मी, मेरा लाइसेंस और सब ऐसे हो गया कि अरे मैम का लाइसेंस ला. 3 बार आ चुकी थी वहाँ पे मैं बेसिक कपड़ों में, मेरा लाइसेंस दे दो भैया, मेरा लाइसेंस दे दो, किसी ने नहीं सुनी. तो थोड़ा सा परसेप्शन के साथ मैं भी खेल लेती हूँ. That's outstanding. But tell me one more thing, that गिरिजा के नाम से, you know, आपको काफ़ी बार लोगों ने recognize तो किया ही होगा, मे बी, you know, कितनी बार भीड़ इकट्ठा हो जाती है कहीं पर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ऐसा कब हुआ है. मे बी जब आपने, you know, when you signed for a television show, because टीवी से जो फेम मिलती है वो कहीं से भी नहीं मिलती. आप हर दिन लोगों के घर में बसते हो, आप लोगों के दिल में बसते हो, ठीक है, when you are a television actress. तो उस टाइम पे तो I am damn sure कि चीज़ें बहुत अलग होगी. Fortunately, I've had spells of television. तो मैंने बहुत पहले 2009-10 के अराउंड एक टेलीविजन शो किया था in Marathi, and then I did one for Sony. That is it. That is all the television I've done. तो जब मैं सोनी का शो कर रही थी तब मुझे बहुत स्पेसिफिक जगहों पे लोग पहचानते थे. अगेन वो बहुत अर्बन शो था, उसका मेन थीम ही लोकल ट्रेन्स और लोकल ट्रेन्स में होने वाली फ्रेंडशिप था, तो उसका बहुत एक अर्बन वो था, कनेक्ट था. तो मुझे बहुत सारी सुपरमार्केट्स में औरतें मिलती थी जो कहती थी कि मुझे बहुत अच्छे लगते हो आप, बिकॉज आप ऐसे बहुत फायर ब्रांड हो. यू नो, समबडी हैड सेड टू मी कि आप जैसे धमका देते हो ना लोगों को बिल्कुल, तो अच्छा लगता है. इनफैक्ट मैं घर रेंट करने गई थी तो मेरी ओनर ने मुझसे कहा कि आप तो बहुत स्वीट हो. तो मैंने कहा मतलब तो वो कहती है नहीं, मुझे वो टीवी पे देख के लगा कि आप तो आएंगी यहाँ पे और बहुत ऐसे गुस्से में बात करेंगी. मैंने कहा नहीं आंटी, वो तो कैरेक्टर है, मैं तो ऐसी ही हूँ. कहती नहीं, मुझे वही लगा कि आप तो बहुत सिंपल सी स्वीट सी हो, मुझे लगा था पता नहीं डरा धमका के बात करेंगे. सो पीपल यूज्ड टू रियली एंजॉय दैट. बट आई थिंक मॉबिंग पर से अगेन
ऐसा ही होता है कि जब किसी को ऐसे पता चलता है कि कुछ वहाँ पे कोई क्राउड का फ्रेंजी मेंटालिटी होती है, तो मॉबिंग और ये सारा भी हुआ है मेरे साथ, लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि लोगों को गिरिजा को देखना था, वो एक फिनोमेना होता है, सब भाग रहे तो हम भागेंगे, ये भी काफी होता है। तो बहुत सारी मॉबिंग ना उस वजह से होती है। उस भीड़ में ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं सब दौड़ रहे हैं वहाँ पे तो मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा भी होता है। तो आई रिमेम्बर मैं तुलजापुर गई थी बहुत साल पहले, और वहाँ पे मतलब इतना भयंकर था वो कि मैं स्टेज से, और तब मैं वो मराठी सीरियल करती थी और मैं औरतों में बहुत पॉपुलर थी, बिकॉज मैं शोषित पीड़ित औरत थी जो अपने हक के लिए लड़ रही है। तब तो मैं सोच ही सकती हूँ कितनी पॉपुलर थी। विमेन यूज टू बी लाइक ये हमारी है और हमारी बेटी है और whatever, तो बहुत ही मतलब अलग लेवल का प्रेम। तो वो जब मैं आई तब किसी को नहीं पता था कि उस टाइम पे मैं आ रही हूँ, तो मैं चुपचाप आ गई स्टेज पे। फिर स्टेज पे होने के बाद देयर वर 600 women in that ground. It was a show for, it was a function for women. मंदिर तुलजापुर में एक बहुत बड़ा देवी का मंदिर है, उन्होंने इन एसोसिएशन विद somebody else, some sponsors, एक whatever fun and fair type thing for women ऑर्गेनाइज किया था, रिक्रिएशन women's डे के लिए। तो वो सारी औरतें वहाँ आई थी और साड़ियाँ वाड़ियाँ पहन के सुंदर लग रही थी। और बाद में जब मैं उतरने लगी तो वो एक फ्रेंजी शुरू हो गई, everybody just wanted to touch me. It was very funny because I was wearing a sari and there were bouncers around me and big people, you know, chain बना के चल रहे थे, and women, not men, were just trying to put their hands in through that circle to touch me. तो उस चक्कर में मेरे बाल खिंच गए, जो निकल गए, मतलब जड़ से अलग हो गए। मेरी साड़ी का पल्लू जो पिन से लगाया हुआ था वो फट गया, मेरी चप्पल टूट गई, मेरे को नेल के मार्क्स थे ऐसे कहीं कहीं जहाँ जहाँ उनके हाथ पहुँचे थे मुझ तक। और मैं इतना डर गई, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। अगर वो बाउंसर्स की वॉल नहीं होती ना तो स्टैम्पीड हो जाता और मैं कुचल दी जाती नीचे। सो जब मैं गाड़ी में बैठी तो मैं रोने लगी। मैंने मेरी माँ को फ़ोन किया, और मैं बहुत बड़ी थी तब, मतलब ऐसे 23-24 साल की थी शायद। सो आई वॉज़न्ट अ वेरी यंग लिटिल चाइल्ड एक्टर, आई वॉज अ ग्रोन अप पर्सन। आई कॉल्ड माई मदर एंड आई सेड आई एम वेरी स्कैर्ड राइट नाउ बिकॉज आई थॉट आई वॉज गोइंग टू डाई। लाइक लोग गाड़ी पे बैंग कर रहे हैं, बट देन अगेन दिस इज़ अ वेरी क्राउड फ्रेंजी फिनोमेना। वो ऐसा होता है कि उस वक्त क्यों लोगों को ऐसा लगता है ऐसा करना है, इसका कोई साइकोलॉजिकल जवाब ही होगा। आई एम श्योर कोई एनालिस्ट हमें समझा पाएगा। लेकिन एक तरह का क्राउड में एक तरह की फ्रेंजी आ जाती है ना, सब लोग दौड़ने लगते हैं। तो स्टैम्पीड्स क्यों होती है? सबको पता होता है कि दौड़ेंगे तो कुचल दिए जाएंगे, तो सब लोग एक साथ रुक सकते हैं ना। लेकिन नहीं, अब कुछ हो गया तो लोग दौड़ने लग गए, और फिर वो सामान यहाँ वहाँ, लोग अपने लोगों को पास रख रहे हैं और रक्स शुरू हो जाता है। सो इट वाज वन ऑफ दोज थिंग्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, one thing that came to my mind when you were saying being popular and being bobbed is I had gone for somebody's wedding, and more people were taking pictures with me than the bride and groom. So at one point I had to lock myself up in a room because it was very embarrassing कि उनके साथ, मतलब उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए लाइन थी, मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए अलग लाइन हो गई थी। तो मेरी माँ ने मुझे एक रूम में छुपा दिया। सो इट वाज वेरी फनी दैट आई फाउंड वाज वेरी एम्बैरेसिंग बिकॉज उनका स्पेशल डे है यार। आई थिंक इसलिए कभी कभी सेलिब्रिटीज ना 10 मिनट की अपीयरेंस करके वेडिंग से चले जाते हैं, बिकॉज एट टाइम्स उनको करना पड़ता है। हमें लगता है कि बहुत एटीट्यूड है, बट दिस इज ऑल्सो अनदर सिचुएशन दैट हैपेंस एज यू जस्ट सेड। या आई हैव रन आउट फ्रॉम वेडिंग्स लाइक दैट। Like I really wanted to eat at this one particular, it's a very typical Maharashtrian wedding, पर फिर मुझे बगल वाले रेस्टोरेंट में जाके खाना पड़ा because I could not sit there and eat. But tell me, what was the turning point of your life? Which project? I would say in some ways a play that I did in 2015. It was a Marathi play called Don Special. It was just me and this actor called Jitendra Joshi. It was just the two of us. There was one more actor, but he had a smaller part to play. For multiple reasons. One, I was resuming work after having had my child. So, you know, you go through that entire process of your body changes and so much changes about you, and you've taken a break, and then that doubt creeps in कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, कैसे शुरू करूँगी, I look different now. And I was very young. I was 25 when I had my child. At the peak of my youth, I was taken out of the game. Taken out मतलब I willingly took myself out. It's not like I was forced to, but and then when I was coming back, there was a lot of insecurity about how will I manage and what, and I'm so glad that in the recent years, so many major motion picture actresses have set this standard of going into a pregnancy, coming out of it,
and keeping on doing films. Earlier it was a perception कि अब ये माँ बन गई ना, अब ये अलग तरह के रोल करेगी. So I feel like Alia has broken that, and Kareena has broken that, and Deepika is breaking that, and I'm so glad that that's happening. So many women have gone into natural pregnancies, come back and then done so much more work. Back when I did that, this wasn't the norm. It was still perceived as something, oh acha, you're going to now take a break, you know, people used to ask. But you also wanted to break that stereotype, right? I did, but you know, when somebody who is so popular does it, it empowers a lot of other people. Somebody needs to do that. Like I was so glad that, do you remember anybody else flaunting baby bumps? No. And really going out to parties before Kareena? I don't remember. I'm sure people must have done it, and I'm not taking it away from all of them, but she really pushed the envelope, and I'm so glad she did. In 2013, when my son was born, I didn't have another example to say कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती. It was not there. So coming back into act, and people started calling it my second inning, and I used to feel like I'm 25. What second inning? So and there was an article which said in her second innings, and I called up the person who's written it and said, what do you mean by second innings? Exactly. How old do you think I am? And when have I stopped working? I was working throughout my pregnancy, and I was making appearances, and I was all over the place, and I was still visible, and I didn't really take a very, very big break. Whatever was biologically important for me to take, I did. But apart from that, I kept doing work. And what the hell is second innings? And I was so offended by that. And there's a lot of pressure overall. So I think that play, the number of awards that it won, the kind of love that we got more than the awards, it was, and at that point, I would not lie, the awards also were very important to me. It is validation that I was desperately in need of. Like right now, if you say, iske liye koi award milega, nahi milega, it won't matter to me that much. It's a lovely thing to be awarded for what you're doing, but it's not the center of it all. But at that point of time, I was very glad that we received all the awards and all the accolades that we did. And the kind of love and praise I received for that play was something that I really needed at that point of time. So I think reinstating my faith in myself as a performer, reinstating my faith in myself as an individual on all levels, I would credit that project. Wow. Acha, tell me one more thing, okay? When Taare Zameen Par happened, tell me about the audition process. How did that happen? And when did, like, you got a phone call, we all know, we have like watched that in those interviews, but first time when, you know, you were auditioning, tell about that. So the first time I was auditioning, I was auditioning that scene where, you know, I come in and sit and I'm showing him some samples, and he's very distraught, and I ask him, "Kya hua Ram? वो एक बच्चा है वगैरह वगैरह, and we're talking about it, and I come in and say कि प्याज काट के आ रहे हो कहीं से, because his eyes are moist, and whatever, that scene. So that was my audition scene. So I started doing that scene. I knew I was sitting in the office of Aamir Khan Productions Private Limited, but I didn't know that I was saying these lines to Aamir Khan. Okay, you didn't know that. I didn't know. Yeah, this character was going to be played by him. I didn't know. Yeah. So I was made to sit, and Amol Gupte was auditioning me. So he was recording and all that, and it was on his table only, so we had met there. So I was saying all of this, and after a couple of takes, he said, "Oh, by the way, do you know this Ram Nikum that you're saying no is him only, is AK only?" So I was like, "What?" And I'm fully like saying, "Yeah, Ram." And I'm saying, "Oh." So then he said, "Okay, now don't change what you're doing, because now you're aware of the fact that it is him. So now don't change." So I really tried, but obviously it changed a little bit. And he's like, "Arey yaar, I should not have told you that is him." But because, dude, like, you've grown up watching this man, and it's a little pressurizing. And also I was 19 when I was doing this. I was in my second year college. So there was one time that I was finishing my journals because I had my submissions in my vanity, and something had happened, and AK's vanity mein कुछ generator का problem हुआ था. He wanted to rehearse lines. So somebody came and knocked on my door and said, AK wants to come here and rehearse in my van. I said, okay. So he came, and I had my books. So I started folding my books and keeping them. So he looked at my books, he looked at me, and he said, how old are you?
And I was like, I'm 19. And he was like, oh shit. And then he sat down. I think that's when he figured out also. I was very young. But that the audition process was basically, I think, if I'm not wrong, Makaran Deshpande had seen me at Prithvi. He also knows me otherwise. He knows my father, so he knows me. But he had seen me around. So you know your friends' kids, but now suddenly they've grown up and they are working, and then you haven't seen them in years. So I was working, volunteering at the festival, and suddenly somebody told him that I'm my father's daughter, and he called me and he's like, "You Girish's daughter?" I said, "Yeah. Arey, you've grown up so much," and all that happened. And the next day I got a call from Amol Gore, who was the still photographer on Tare Zameen Par, who also eventually directed films. And he said, Makarand suggested your name and Amol wants to meet you. So that's how I met. And then incidentally, on the same film, I had a friend who was working as a production assistant, who eventually started working with Kiran and then directed Love Yapa. So Advait is a school friend of mine. So we've known each other since 8th standard. And he was also working on the same film as an assistant. So we were both very young people, both working for Amir Khan Productions for the first time. So very excited, and that's how long I've known him for also. But how much did life change after that? Or you expected that life would change after that? Not much. Two things happened during Tare. One is it was shot in 2006, if I'm not wrong. Yeah, it was shot in 2006. It was supposed to release around the same year or maybe early next year, but it released in 2008, which is when I was doing my final year graduation. So I had a lot of exams and studies and all that. So also PR worked very differently back then. Of course. So one big film coming out, whoever knew, rest of them didn't know. So I don't know really if I rode on that wave or not, because then after that I did a few films here and there. But that's about it. I wasn't really like a breakout star of any sort at all. And that role was small enough in that film to be noticed, but it wasn't small enough to be ignored, but it wasn't even big enough to be really, like it wasn't like one debut actor has come. No, and it was every scene of that film was noticed because the film was a super hit. I mean, even talking about the class teacher, even that was noticed. So your role was really nice, and even when you and Amir discussed powerful topics together, I mean that made sense. And now when we watch the film again, it does make sense every time when we see you and him talk about serious stuff. Yeah. But it didn't really open huge doors for me, or none of that happened. I kept doing the work that I was doing. I kept doing, and so some more people noticed me, and some Marathi people felt nice about the fact that, oh, Amchi Mulgi is on a big screen. But it actually, I feel like in Marathi, a lot of people did not approach me after that thinking, अब ये क्यों करेगी मराठी में, और वो हिंदी में इतना बड़ा रोल नहीं था कि अब मुझे अगली फिल्मों के ऑफर्स आने लगे. So I kind of was somewhere mid after that film, and that's not a bad. I mean, I'm not saying it in a bad way, but that's that. We thought very differently, yaar. Now I see all of these people promoting themselves, especially on social media. Social media was not a thing when I was working. I have shot the idea that you could shoot on a small device, and that little video shot on this kind of a device is going to blow up and get the whole country's attention to you was a phenomena I could not even imagine or think about. I've shot on film. Most of the films that I've done have been shot on raw stock. The most important and the most expensive component of filmmaking was buying film. This idea is gone. Like, you're now shooting on digital medium, and I remember these conversations कि तेरे कैमरे में कितना बाकी है, तेरे कैमरे में कितना बाकी है, अच्छा ठीक है चलो तो फिर ये तू बदल ले या फिर तू इस टेक को फटाफट करते हैं. एक्शन बोलने का भी टाइम नहीं है. मतलब रॉ स्टॉक तो सोने की तरह यूज होता था. From there to where we are right now, it's a huge transition. A lot has changed. It's a lot, and to play this game takes another kind of a generation. And somehow, I don't want to say it, but I do feel like I come from a different time. I do.
and it's a lot of relearning and unlearning and learning new things to keep up with what's happening right now. How much of it is good or bad, I don't know, time will tell. But it's a completely new game. It's a completely new game. So now talking about Jawan, when you worked in Jawan, again, we could see you everywhere on social media. सब आपके interviews ले रहे थे because Jawan was a big hit. But उस time पर when you signed for Jawan, उस time पर क्या चल रहा था? Because just practically I'm speaking, you knew that आपके साथ और भी लड़कियां हैं and screen space का issue हो सकता है and दीपिका भी है, उसमें शाहरुख खान भी है. दो है मतलब शाहरुख खान ही दो है, तो बाकी सबके लिए क्या ही बचता है. एग्जैक्टली मतलब और उस स्पेस से आना, ठीक है, कि पता नहीं यार कितना स्क्रीन स्पेस मिलेगा, थोड़ा तो दिमाग में आता है. तो वो इनसिक्योरिटी अगर हुई हो तो कैसे आपने टैकल की? नहीं, मुझे नहीं हुई इनसिक्योरिटी. वेरी ऑनेस्टली, व्हेन डू यू गेट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ह्यूज फिल्म विद सो मच एक्शन एंड मैंने कितने नए एक्सपीरियंसेस दिए एंड आई गॉट सच ब्यूटिफुल फ्रेंड्स फ्रॉम दैट फिल्म. सो ये तो सारे रेट्रोस्पेक्ट के थॉट्स है कि अब फिल्म ख़त्म होने के बाद हमारी फ्रेंडशिप को हम चेरिश करते हैं, या द एंटायर गैंग, सानिया, संजीता, आलिया, प्रियामणि, लहर में हम सब बहुत ही क्लोजली बॉन्डेड है अभी तक. हाँ, अभी तक एक ग्रुप है जिस पे हम लोग रेगुलरली प्लान्स बनाते हैं, एक दूसरे की चीज़ें देखने जाते हैं. ये मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे सारे नाटक देखने आती हैं. They have watched all of my plays. संजीता, आलिया तो केम एंड सॉ में मराठी प्ले ऑल्सो, उनको कुछ समझ में नहीं आया लेकिन वो देखने ज़रूर आई थी. So really, really, really close all of us are. और पता नहीं, मतलब ये तो नहीं सोचा था ऐसे इस लिहाज से, बिकॉज मेरे लिए एक तो शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करना वाज एक्साइटिंग फॉर मी, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड, you've grown up watching him. The ultimate idea of a romantic hero and all of that, you've grown up, and then you're getting to work with that person is fun in itself. Atlee is another person that I have watched working. मैंने उनकी मिर्साल, तेरी, बिगेल, ये सारी फिल्में देखी थी पहले से. So I liked him also. And completely different flavor, completely different experiences. So I signed up for all of that. आई डोंट थिंक हर प्रोजेक्ट में हम स्क्रीन टाइम, उससे क्या आगे निकलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, कैसा रोल होगा, हर प्रोजेक्ट में इस चीज़ से वे नहीं कर सकते. तो ये प्रोजेक्ट मैंने बहुत सारी अलग चीज़ों के लिए किया, इस एक्सपीरियंस के लिए किया. और बदले में मुझे बहुत कुछ मिला है इस फिल्म से. एंड इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी स्क्रीन टाइम और इम्पोर्टेंस और फुटेज. There's a lot that I took back from the film and I wouldn't change any of it. तो शाहरुख खान के साथ क्या एक्सपीरियंस था, किस तरह का? हाँ, बहुत लोग पूछते हैं, बट मैंने जो सुना है उनके बारे में, दैट व्हेन यू आर इन अ रूम विथ हिम, ही मेक्स यू फील वैल्यूड, इक्वली वैल्यूड. तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर आपको पता और आप शेयर करना चाहती हैं हमारे साथ? यार, मैंने ये बहुत सारी स्टोरीज ऑलरेडी बहुत सारी इंटरव्यूज़ में, बट डोंट नो, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, आर्टिकुलेट इट. वो आपसे एक इंसान की तरह बात करते हैं और वो आपको इंसान समझ के बात नहीं करते, वो खुद को इंसान समझ के बात करते हैं. ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि सामने वाले को तो जो वो है वो समझ ही लोगे, वो खुद को भगवान नहीं मानते. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समबडी विद हिज काइंड ऑफ फेम एंड पॉपुलैरिटी एंड overall status in his workspace, it's very easy to get into like a god complex of sorts. He doesn't have that. So how he talks to you is secondary. What he thinks of himself is primary for me. He doesn't think of himself as above everything or above it all. He talks to you like a normal person would talk to you, like if you come and talk to me and approach me in a normal way and we have a nice conversation, why would I think यार वो आस्था ना, यार पता नहीं मुझसे इतनी अच्छे से बात की. ये हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं कि तुम मुझसे अच्छे से बात करोगी, क्यों नहीं करोगी. लेकिन जैसे ही शाहरुख खान पिक्चर में आता है, आपको लगता है पता नहीं. और वो जब वो सारी चीज़ें तोड़ के बात करते हैं ना आपसे, कि उनको कोई भी एयर नहीं है अपनी पोजीशन के बारे में, या अपनी वो मजाक करते हैं, वो हंसते हैं, वो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर करते हैं, वो
किसी चीज़ के बारे में बोल रहे थे कि इतनी बड़ी लाइन मुझे दे दी बोलने के लिए, मुझे लगता है मत बुलवाओ मुझसे लाइन, मुझसे एक दो चीज़ें करवा लो, मैं वो कर देता हूँ, यू नो. एंड ही सेड इट इन सच अ जेस्टफुल वे that you feel like he's such a real person, he's such a normal real person on as opposed to what you thought he would be. Of course. तो वो कॉन्ट्रास्ट मुझे बहुत फन लगता है कि वो अपने आप को बहुत सीरियसली और बहुत वैसा नहीं लेते वो और वो खुद भी अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बात करते हैं कि वो एक शाहरुख खान है जो एक इमेज है उनकी, जो वो एक एक्टर है और स्टार है और यू नो सुपरस्टार है, और वो एक है जो वो इंसान है. ये दोनों अलग हैं और ये उनको बहुत अच्छे से पता है. तो जब वो उस स्पेस में होते हैं जहाँ वो शाहरुख खान है, वहाँ जाके आप उनको ये चलना नहीं कर सकते बिकॉज वो वैसा है, मतलब वो उनकी ऑरा है. लेकिन जब वो नॉर्मली बैठे होते हैं तो वो आराम से यू नो ही कैन यू नो डू दिस टू योर नी. और वो सुनील ग्रोवर और वो बातें कर रहे थे कि फाइट कैसी होनी चाहिए, तो वो कह रहे थे लूज छोड़ यार, बॉडी को लूज छोड़, अब तो मुझे मार, अब तो मुझे मार. हाँ, तो सुनील ग्रोवर वाज लाइक मैं कैसे मारूँ, तो मार ना यार, मार, ये ले हाथ, एंड देन ही पुट इट ऑन हिज स्टमक लाइक दैट. सो सुनील ग्रोवर लाइक ओके ओके ओके, एंड देन वी वर ऑल यू नो टॉकिंग अबाउट इट. वो आके ऐसे कंधे पे हाथ रख के खड़े हो जाते थे मेरे भी कई बार. तो मुझे लगता था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि ये मैं उनके साथ उस स्पेस में नहीं कर सकती जहाँ वो शाहरुख खान है. ये बिहाइंड द सीन्स में, क्योंकि हम इक्वल्स हैं, हम सब एक्टर्स हैं, हम इसको इक्वली बना रहे हैं, वो इस एटमॉस्फेयर को इस्टेब्लिश करते हैं. लेकिन वो इस बात को लेकर भी बहुत कॉशियस होते हैं कि जब वो उस इमेज को प्ले कर रहे हैं तब ये पॉसिबल नहीं है. सो ही जस्ट नोज हाउ टू डू दिस एंड आई थिंक दैट इज इनक्रेडिबल एंड आई डोंट नो हाउ ही जस्ट मैनेजेस. वो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं और उनके आसपास की सारी चीज़ें उनके हिसाब से मूव होती हैं. शाहरुख खान में कोई वैसी मैग्नेटिक पावर है that he just has to be somewhere and then everybody starts to behave the way he would like them to behave, and he doesn't have to make any effort for that, and it is fascinating how he makes that work. बट अगेन यू नो आफ्टर जवान रूम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी थी, या आपको तब भी लगा कि अब शायद बॉलीवुड में और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और डिड यू ट्राई for big roles? I audition all the time. So if somebody calls me for a role, I audition. I have never been somebody who doesn't want to audition or who has problems doing that. I'm very happy auditioning. Along with Tare Zameen Par, in the same month, I had another film releasing which was called The Vaccine War. Very few people saw that film as opposed to Jawan. But I had a bigger, better role in it. But unfortunately, with Nana Patekar ji. We know about it. So lesser people saw that film, and I was really hoping that more people see that film because I did have a more consequential part to play in that film. I had more to offer, more value to add. But that film did not do very well. It did well, and whoever saw it liked it and also came and said nice things to me. But then again I said, एक pocket में लोग आपको जानते हैं, एक pocket में आप लोग आपको नहीं जानते. Then you meet some people, makers, bigger, more popular actors who will say things like, oh, where have you been? We have never seen you. And I feel like I've been working for 20 years. So I don't really know how it works. Some people know you, some people don't know you. There's so much out there, so much information, so many people. How are we going to keep a track of everything? How are we going to know everything? And I'm not really somebody who's insecure about this idea anymore. I'm not saying I was born this Buddha, but I think eventually I've realized there is enough work for everybody, and there is a path cut out for me, which I'm going to earnestly keep walking. Whatever big, small comes my way, I'm going to do it to my full capacity. And then if more people have to know about me, they will. And if they don't know about me ever, then that's that. I don't know what else can one do to. Am I not working? Yes, I am working. Am I not doing films? I am doing films. Now there's so much more that is dependent on luck also. Like if a film that had such a big role of mine would have done more business, more people would have seen me. Yeah. But a film that had a very small role of mine did a lot of business. But that's that. So there's no logic to any of this. To success, to talent, to hard work, there's no connection. आप talented हो तो आप successful हो जाओगे, पता नहीं.
आप हार्ड वर्किंग हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं पता। इसका कोई लॉजिक नहीं होता कि कौन पॉपुलर हो जाए और कौन नहीं हो, और वो किस वजह से हो, लोगों को क्या अच्छा लगे क्या ना अच्छा लगे। ये सारा बहुत गेम ऑफ लक एंड चांस है। आप पे क्या निर्भर करता है, आप ऑनेस्टली काम करते रहो। तो हाँ, वो मैं करती हूँ। मुझे मज़ा आता है थिएटर करने में बिकॉज मुझे लगता है वो ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो वो मैं करती रहती हूँ। स्क्रीन के वर्क का ऐसा है कि उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स वर्क होने चाहिए आपके लिए। तो जब वो वर्क होते हैं तो कुछ अच्छा वर्कआउट हो जाता है, जब नहीं होते हैं तो मैं नाटक कर लेती हूँ, तो मैं खुश हूँ। ये चीज़ है ना कि थिएटर्स, यू हैव ऑलवेज बिन कनेक्टेड टू थिएटर्स। आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे क्यों ना चले जाओ, उसके बाद हम देखते हैं कि आपका जो प्लेज वाला एक सीन है वो हमेशा से रहा है। क्यों रहा है? इज इट लाइक अ थेरेपी फॉर यू, और यू नो यू जस्ट लव टू एक्ट and you don't want to stop that? What is it? It's a medium that I'm most attached to. Okay. One, because I come from a family of theatre actor. I've literally only known that world. So you know how you know your father's office? Yeah. My father's workspace was theatre. He would only do theatre in the beginning, and then slowly some screen work. But he has also been somebody who's done theatre consistently for all these years. He's still doing plays. So theatre is something that I absolutely feel comfortable doing and at home doing, and it's a medium that I love a lot. I also like the amount of control it gives an actor on the medium. So when you are acting on screen, there's a lot that is not in your hands. How it's edited, how is your shot placed, what really is coming out of that scene greatly depends on how your director wants to play it. There's a lot of music that comes to your support. There's a story and a screenplay. Screenplay plays a huge part in how an actor is perceived. उस छोटे से फ्रेम में आपने कुछ मैजिक कर दिया तो वो बात तो है, वो तो आपका क्रेडिट है ही, लेकिन ओवरऑल परसेप्शन में बहुत सारे फैक्टर्स यूज होते हैं फॉर स्क्रीन. इट्स अ कोलैबोरेटिव मीडियम. थिएटर ऑल्सो इज, बट टू एन एक्सटेंट. आपके रिहर्सल रूम में यू हैव सो मच इनपुट, यू हैव सो मच सपोर्ट फ्रॉम all kinds of different fields, departments, but then when you're on stage, then it's only you. You don't really have a lot of support or a crutch or any kind of fallback. Then you have to make it work, and there's an audience, and it is live, it is palpable, it is real. If something is not working, you can sense it. If something is working, you can sense that too. It's a very real palpable connection that you're making with an actual person. It's like Zoom पे मीटिंग करना और इन पर्सन मीटिंग करना. You know, आप इन पर्सन मीटिंग करने में वाइब फील कर सकते हो किसी की, कि आपको अगर किसी से कुछ मनवाना है तो आप वो तो बोल सकते हो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे, स्क्रीन पे किसी का चेहरा देख के. लेकिन यहाँ सामने बैठ के अगर मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट बेच दिया था और मुझे पता है कि आप किस तरफ झुक रही हैं, मैं ये सेंस कर सकती हूँ. तो थिएटर में ना अगर कुछ नहीं वर्क हो रहा है और वो छूटता चला जा रहा है तो वो समझ में आता है सामने. So difficult to manage. Which is why it's also much more exciting and much more challenging, and it's so much more, I don't know how to put it, you have so much more control on the whole thing. Like it's up to you entirely. इस सीन का बनना या बिगड़ना सिर्फ आप पर निर्भर करता है. ये कितनी प्रिविलेज्ड पोजीशन है. सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस ही आप देख लीजिए, एंड आपने भी बहुत काम किया है, काफ़ी काम किया है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको थिएटर्स करना ही है. इट्स योर चॉइस टू डू इट. लाइक इट्स नॉट अ कंपल्शन फॉर यू. ओके, बट जैसे अगर हम आलिया को भी देखते हैं या करीना, हम चाहेंगे कि हम इन्हें कभी लाइव देखें, बट हम देख नहीं पाएंगे. वी इवेंचुअली नो कि वो नहीं करेंगे ये. बट आपके जो जेन्युइन लॉयल फैंस हैं वो आपको लाइव देख सकते हैं. बट देन दैट वुड ऐड सो मच ऑफ प्रेशर. जैसे अगर आप कुछ फनी एक्ट कर रहे हो और कोई हंसी नहीं रहा है. हाँ हाँ, ऐसा होता है ना, बहुत बार होता है कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, वो वर्क नहीं होता. लेकिन इसीलिए थिएटर खास भी है क्योंकि फिर शोज होते हैं, एक बार नहीं होता वो परफॉर्मेंस. हाँ. फिल्म में ना वो भी एक स्ट्रेस है कि एक बार जो कर दिया वो छप गया, अब वो छप गया, अब वो पोस्टेरिटी में वैसा ही रहेगा. अब किसी ने अगर आपका एक सीन निकाल के देखा तो उसकी एक्टिंग आप बदल नहीं सकते. और आप कितने भी टेक्स ले सकते हैं ना, आप कितने भी टेक्स ले सकते हो, लेकिन फिर वो जो फाइनल है वो फाइनल है. उसमें आपको थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन विद थिएटर, बिकॉज यू डूइंग शोज एवरी डे, इट्स लाइक वाइपिंग ऑफ अ स्लेट एंड राइटिंग ऑन इट फ्रेश एवरी डे. It's such a fun, and I keep talking about this a lot. When you are doing something live, and also coming back to what you said, people who are playing a bigger medium, playing on a bigger medium, like the actresses that you mentioned, it is more logical for them to do work on screen because that
print can be reproduced at several places and they can reach a wider audience because they have a wider audience. It's as simple as that. And Alia Bhatt has a multiple times more wider audience than I do, and we have to be aware of the fact. If Alia Bhatt decides to do a play, at one time it's going to seat 500 people, 600 people, 1000 people. Those many times she will have to keep making appearances to reach to those many people. It's not a medium for mass reach. Alia Bhatt is an actor who is doing work in a mass reach platform, on a mass reach medium. She needs to keep doing films because that's her audience. She has to look at filling up a theatre of lakhs and lakhs of people who run through the whole day of shows. मतलब all the shows if you see in a multiplex, उतने सारे shows में वो एक ही actor को देखने आ रहे हैं, लेकिन इतने सारे अलग अलग लोग आ रहे हैं. That's the number of people she needs to reach to. I'm not catering to that audience. I am catering to a 600 people's small auditorium audience in theatre. So ये comparisons बहुत अजीब से होते हैं. इनका कोई मतलब नहीं होता कि और बहुत सारे लोग बोलते हैं उनको बोलो live acting करने के लिए. For all you know, she'll be great at it also. Yeah, she can. But does she want to choose a medium that is only going to reach so many people? Because it's practically time-wise impossible. How many shows will Kareena Kapoor keep doing if she wants to do something live? It doesn't make sense. Yeah. So I feel like you get so much of your real life into theatre. You get so much of your day into a theatre. आज जो मैंने शो किया है वो मैंने आज कर लिया है. मैं कल एक अलग इंसान हूँ क्योंकि कल सुबह से मेरे एक्सपीरियंसेस में मतलब बढ़े ही है ना वो. तो कल का शो मैं एक अलग इंसान के तौर पर करूँगी. So theatre is very exciting because of so many of these human elements that bring themselves into it. आपका आज का दिन घटिया गुजरा है तो आपके शो पे उसका असर पड़ेगा. Exactly. और वो अच्छा पड़ सकता है. You know, you can bring out certain things from certain nuances of a character which you might not have brought out when you had a great day and you were feeling exhilarated all morning. This morning you woke up and you sprained your back. And you've been carrying that pain all throughout, and it is giving that lingering sense of irritation which could help your character. Yeah. Because every happy person is not unidimensionally happy. 100%. So in a play, if you're playing a very chirpy character, that character also has a life and has lived a story. That little bit of something that is in your real body is going to play out in a very exciting way on stage. And that might add a completely different dimension to your character, which is what we want to see, right? When do performances become appealing? When they're layered, when they're complex, when at immediate attention you don't understand कि ये आदमी अच्छा, ये आदमी बुरा है, ये आदमी अच्छा है. ऐसे जिसको आप स्लॉट नहीं कर सकते हो वो परफॉर्मेंसेस हमें एक्साइटिंग लगता है बिकॉज उसमें कोई मिस्ट्री होती है. आप कुछ फाइंड आउट कर रहे हो कि कहना क्या चाह रहा है, ये एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है. तो ये जो नुआंस्ड परफॉर्मेंसेस है वो थिएटर में अचीव ऐसे ही होते हैं क्योंकि आप अपना रियल लाइफ उसमें ले आ रहे हो रोज इन फ्लैश एंड ब्लड. इट्स अ प्रिविलेज टू गेट टू वॉच एन एक्टर. And I feel to watch Naseer Bhai or to watch Ratna perform or any of these theatre actors that have been, Neeraj Kavi for that matter, to watch him perform live on stage is such a treat. Paresh Rawal also, he still does theatres. Ratna, yeah, Mansi Parikh, Ratna Pathak Shah. Absolutely. What a delight it is to work with these people because in flesh and blood, you can see that actor's face change, you can see his breath change, you can see him use his body. And it's such a delight to watch somebody bring their time to you for those 3 hours, committing themselves in flesh and blood to present something in front of you. But financially, if we talk of money, which is the best medium to earn? TV. Okay. Because of the sheer volume of the work. मतलब आप साल में 2 फिल्में कर लो और 365 days आप शूट कर लो तो आपको उतने पैसे मिलेंगे. But then there is no personal life ना when it comes to TV. आप 16 घंटे आप शूट किए जा रहे हो, आप वही चीज़ बोले. बैड एनी मोर, मतलब जब मैं टीवी करती थी तब तो 12-13 घंटे में पैकअप हो जाता था. अभी भी होता है. अभी एटलीस्ट लाइक मिनिमम 14 आवर्स होते ही हैं मिनिमम. एंड बहुत सारे टेलीविजन एक्ट्रेसेस तो बहुत कुछ शेयर किया है रिगार्डिंग द हेक्टिक वर्किंग आवर्स और वो रहने ही वाले हैं. That's the nature of the medium. But I feel like that's also a great experience. मैंने किया है टेलीविजन और मैंने
40-40 घंटे नॉन स्टॉप शूट किया है, लोग ब्रेक्स लेते रहे थे कि मैं प्रोटैगनिस्ट थी तो मैं हर चीज़ में इन्वॉल्व होती थी। हमें दिवाली का ब्रेक चाहिए था 5 दिन का, तो हमारे डायरेक्टर ने कहा कि अगर 5 दिन छुट्टी चाहिए तो फिर ये 48 घंटे लगातार शूट करना पड़ेगा, 72 घंटे लगातार शूट करना पड़ेगा, और किया है हमने। उससे थोड़ा सा हेल्थ पे असर हुआ है क्या? हाँ हुआ है, लेकिन फिर मैंने इमीडिएटली बाद में वो नहीं किया। आई टुक माई टाइम एंड आई डिड समथिंग एल्स। आपसे किसी ने ये तो नहीं कहा है ना कि आपको पूरी ज़िंदगी बॉन्डेड लेबर की तरह ये करते रहना पड़ेगा, आप ब्रेक लो, आप कुछ और करो, लेकिन ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। हर एक अच्छा बुरा से ज़्यादा मुझे लगता है ये एक एक्सपीरियंस है। ऐसे सिचुएशंस में हमने जो सेट पे लोगों के साथ बॉन्ड किया है वो बॉन्ड मैं कभी नहीं भूल सकती। आप जब एक सिचुएशन में ऐसे होते हैं ना, 70 hours you've literally like slept together, eaten together, woken up together and fixed each other's hair and you've just really been propping each other up. It's beautiful. It's a lovely human experience. Whether it's right or wrong, everybody will have their own ideas about it. Is somebody making you do that at gunpoint? No, it was a choice. Now that you have committed to it, are you being a professional by valuing your commitment? Good. Can you say कि मैं नहीं कर सकती? Yes. Will you be excused? Yes. Something else will be found out. Nobody is indispensable. Nobody is इतना important कि तुम्हारे बिना हो ही नहीं सकता। रातों रात कैरेक्टर्स रिप्लेस हो जाते हैं, कोई और कैरेक्टर आ जाता है, कहानी आगे बढ़ती है, TRP इफेक्ट भी नहीं होता। तो आपको ऐसा बड़ा लगता होगा कि मेरी वजह से ये शो पर ऐसा होता नहीं है। There's a bigger picture everywhere. You are one part of it. And it's always a show must go on. Will go on. Must go on से ज़्यादा I think it will. You have to accept that the show will go on without you or with you. With you, great. Without you, also definitely will go on. So one has to be aware of the fact that you are a part of a medium or a part of a project. You are not the project. We have seen main leads getting replaced, rato raat, and people have still followed the story. So many very, very, very popular shows have done this. Like suddenly replaced big characters, and they've done okay. Sometimes they've not done okay. There are so many different ways in which there's no logic to it all, or one blanket rule to anything. But I feel it's important to keep working, and it's important to keep understanding that you always do have a choice. It's a very easy, convenient way to deal with things where you say करना पड़ता है यार, किसने कहा था मत करो, कोई और काम कर लो। तो this is a very interesting mechanism that most people resort to, where they're like, this is how life is and करना पड़ता है। So then I feel like saying कि इस जगह पर बैठने के लिए इतने लोग ट्रेनों में भर के आज मुंबई आ रहे हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। Exactly, people are waiting for opportunities. Now somebody is really literally putting everything down पे, जो भी थोड़े से पैसे जमा करके आके मैं मुंबई आ जाऊँ और मैं एक्टिंग करूँ। ऐसा करने के लिए रोज़ लोग यहाँ पे लैंड होते हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो द लास्ट थिंग आई वांट टू से इज़ कि बहुत काम है यार, आई फील लाइक नहीं बहुत काम है, बहुत लकी हो तुम। अगर तुम काम करके थक रही हो तो फिर तुम्हारी जगह पर होने के लिए लोग मर रहे हैं, तो इस बात का अवेयरनेस रखो। How is this problematic? And it is a saying also, no, whenever you get upset in life, there is a big saying that you are living somebody's dream life. So always value it. Always value everything. हम dieting में हम कितनी बार एक पिज़्ज़ा शायद साइड में छोड़ देते हैं थोड़ा सा खा के, but there are people जिनका सपना हो सकता है एक पिज़्ज़ा का स्लाइस खाना। And look at us, we are so privileged. हम सोचते हैं oh we are dieting, we are doing this, थोड़ा सा चख लिया और हटा दिया। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें we should be grateful of. Relatively, like you're talking about, in perspective. ऐसा नहीं है कि एक पिज़्ज़ा का पीस खा लिया और रख लिया तो हर बार मतलब गिल्ट से रोना ही पड़ेगा मुझे, पर आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि there is so much more at play. You're not the be all and end all of it all. तो हर चीज़ का बहुत लोड लेना या बिल्कुल लोड ना लेना। अच्छा, मेरे पास आपके लिए एक बहुत फन सेगमेंट है। एक्चुअली आपके साथ ना टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। आई थिंक आई हैव टू नाउ लुक एट द टाइम। ओ माय गॉड, यू विल बी शॉक लेटर ऑन, मैं आपको रोल टाइम बताती हूँ। बट एक क्विक सेगमेंट एंड देन वी आर रैपिंग इट अप, एंड आई थिंक आपके साथ पार्ट 2 करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेरे बहुत से टॉपिक्स रह गए हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, आपके डिफरेंट यू बीइंग सो वर्सेटाइल, आपके थिएटर्स के बारे में, बट हम बात करेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं, हम दोबारा बात करेंगे, मुलाकात होती रहेगी, आप प्रोजेक्ट तो करते ही रहते हैं। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, ऑल माई फर्स्ट, योर फर्स्ट पे चेक एंड व्हाट डिड यू डू ऑफ दैट?
Oh, it was for a film. It was actually for an ad that I did when I was a very young girl, Savlon. That was my first ad ever. What did I do with it? I gave it to my mom. अच्छा, but if you could just mention the amount, कुछ याद है आपको? I think about 15,000 रुपए. Oh my God, क्या उम्र थी आपकी जब आपने किया? 11 years old. Oh 6th standard. God. Wow. 3 ads. I did 3 ads. उसके मुझे 15,000 रुपए मिले थे. अच्छा, first audition. First audition. Oh. Was for the same ad, Savlon के लिए. मुझे नहीं पता था कि ये audition है. मुझे बताया था कि ऐसा बोल दो तो कुछ ऐसे record किया था. And I remember feeling very strange and it was a very fun looking place. So मुझे बहुत मज़ा आ रहा था. पर मुझे ऐसे बहुत अच्छे से याद नहीं था कि मैंने audition दिया है. उसका कोई stress नहीं था. Okay. First actor friend from the industry. First actor friend from the industry. She's still one of my closest friends. Her name is Sai Tamhankar. Sai and I have been friends before we both became actresses. So Are you serious? yeah, we were friends since she was in 10th standard and I was in 9th standard, and we both were not actors at that point, like professional actors. I had done some ads, but apart from that, not. So she's my first friend who also became an actor in the industry. And trust me, you both are doing so well. Really. Thank you. I'm so Okay. First rejection. First rejection. There's so many. I'm trying to remember the first one. हाँ, मुझे तो लगता है हमारे सिर्फ बने रहने के लिए हमें अवार्ड मिलना चाहिए. रोज कहाँ से हौसला ले आते हो ये कि आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा यार, कल हो जाएगा. बने रहते सालों साल. I don't know how we do it. We are amazing. ठीक है. First rejection. I can't remember. एड्स के लिए होगा, बहुत एड्स के ऑडिशंस. एड्स का ऐसे होता था ना लॉजिक, 100 ऑडिशन दो तो 2 मिलते हैं. तो इमेजिन 98 रिजेक्शंस. My goodness. और वो भी उस एज में. Okay. First self-earned luxury item. So my mother had saved this paycheck of mine without telling me, and she had invested it. And years later, when I wanted to buy my first mobile phone, she bought me one dabba phone. And then later, when I wanted a better phone, and I was 18 years of age, she offered this money to me, saying, "This is your money, which you had earned from your first paycheck. It has now multiplied and become so much. So do what you please with it." And I bought myself a mobile phone. Your mom invested. Wow. Yeah, my mom invested all the money that I'd ever earned, and then she gave it to me in kishte, not all of it together. First love. First love. Ayo, too old I'm feeling now. I'm feeling like I don't even have a memory of. Tell you, this might be a very philosophical answer, but the first time I saw a fully lit stage is the moment I remember my eyes sparkled like they had never before. That has to be the first love. And there were obviously people also after that, like persons that I loved, but when I first saw a stage, like a box set of a set of a play put up, and the lights come on stage and the whole black thing में वो एक illuminated square. Magic. Wow, I could still see that in your eyes, when you were talking also about that. Okay. First mentor. First mentor, Neeraj sir, Neeraj Kabhi. अच्छा, first interview you've ever given. आपको याद है पहली बार आपका इंटरव्यू कब लिया? एक मराठी न्यूज़पेपर के लिए, महाराष्ट्र टाइम्स के लिए. I remember they had come, maybe I was 16. They had come to my building and we had done some shots, एक गेट के ऊपर. I might still have those pictures. That was shot in my compound, and there was an interview that I did. That's amazing. First time you cooked a meal. First time I cooked a meal, I remember my nanny was in the hospital and my mother needed some help at home, and she had no idea I could cook. But I was very young, I was about 13-14 years of age, and I cooked a proper dal, sabzi, and I think roti was horrible, but I cooked a meal. Sweet. That's so sweet. Okay. First time you performed in front of live audience. This we want to know, and then we wrap it up. I was very young. This was in Sangli, where I used to live as a child. We used to have an annual festival of sorts where multiple shows and days used to be performed. Local artists would come and put up all kinds of different recreations of Marathi plays, dances. It was about a local function. And we had gone to see it, my mother and I and my grandmother and my entire family. I escaped my mother's grip somehow, and everybody was frenzied because they couldn't find me.
the next thing they saw was me on stage, because apparently now I have very little memory of this, but I do have the memory of standing on stage and saying things. I do have the memory of that, but how I achieved, I don't know. My auntie was the host, compare, wo MOC. Yeah. She was my mother's friend, so I knew her, so I knew that familiar face. So apparently I was 4 years old. I ran to that auntie, I pulled her sari and I said I want to say a poem. And these kind of functions, kids are always encouraged, हाँ जाओ जाके चुटकुला सुना दो, जाओ जाके डांस कर दो. Very happy, they were very happy to let me do that. So बीच में 2 items के बीच में एक filler की तरह, she handed me a mic and I read out, I read out from memory a Marathi poem, which I still remember. Were you not nervous? No, I was not. I was thrilled to be on You stage. were a star since start then. I was so thrilled to be on stage. I took the mic, I said the poem out loud, good voice, and the first thing my mother, while she was looking at me, noticed was my voice, and she looked up on stage and I was on stage doing it already. So yeah, looks like I was born to do this. And we every time love you when you are on screen, and I think this conversation made me realize that your perspective towards life is so different, not like how other actors think. Trust me. But thank you so much. It was really nice, and conversation with you was full of positivity. Thank you so much for being so welcoming, yaar. Really. Thank you so much. Hi, my name is Girija Godbole and you're watching me on Awesome TV.